दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्प्रेरण के बारे में, जिसे हम कैटालिसिस भी कहते हैं। उत्प्रेरण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, समांगी विसमांगी जितने भी होते हैं, इन सभी हम उत्प्रेरक को देखेंगे। और साथ ही साथ यह भी देखेंगे इनके लक्षण क्या होते हैं, और उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक विष क्या होता है। तो ये सभी आज की इस एक वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। सभी आपको एकदम आप जितने भी प्रकार होते हैं सभी प्रकार को अच्छे से समझ जाएंगे। हम आपको एग्जाम्पल भी देंगे जिससे आप आसानी के साथ याद कर सकें और कोई मतलब डाउट नहीं होगा। आप लास्ट तक देखेंगे या रटना नहीं पड़ेगा, एक एक चीज़ समझाएंगे, आपको समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। एक दो बार केवल रिवाइज कर लेंगे तो। अब जैसे देखिए 2022 का हमारे पास पेपर है, इसमें देखिए 3 नंबर में पूछा बीसमांगी उत्प्रेरक क्या है। तो यदि आप उत्प्रेरक पढ़े रहेंगे तो आप जरूर बता देंगे कि बीसमांगी उत्प्रेरक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है, इसके बाद सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्प्रेरण यानी कि कैटालिसिस। तो देखिए क्या है, वह बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया की संपूर्ण ऊष्मा गति को प्रभावित किए बिना अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, उत्प्रेरक कहलाता है। यानी कि उत्प्रेरक ऐसा चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया की ऊष्मा को प्रभावित नहीं करेगी। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन है, 2 पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो देखिए इसकी मात्रा में नहीं वृद्धि किया, यानी कि देखिए टोटल 6 ऑक्सीजन थे ना। यहाँ पे देखिए 3 ए थे और 2 ए, तो 3 3 6 यानी कि टोटल 6 ऑक्सीजन थे। इधर भी देखिए टोटल 6 ही ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन है और 2 पोटेशियम, यहाँ भी देखिए 2 क्लोरीन 2 पोटेशियम। यानी कि ऊष्मा में प्रभावित नहीं करेगा, केवल इनकी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देता है। ठीक है, यानी कि कोई अभिक्रिया यदि बहुत धीमी से चल रही है तो उसमें कुछ उत्प्रेरक ऐसे मिला देते हैं जब मतलब अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से हो जाती है, या अभिक्रिया तीव्र गति से होती है उसे स्लो करना है तो कुछ ऐसा मिला देते हैं, वह स्लो कर देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि उत्प्रेरक क्या होता है। यह ऊष्मा गति को नहीं प्रभावित करता है, यह अपक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। अब आप समझ गए होंगे कि यदि अपक्रिया धीमी है तो उसे तेज करना, यही सब काम होता है उत्प्रेरक का। उदाहरण देखते हैं, 2KClO3 है, इसके जब MnO2 जो है उत्प्रेरक के रूप में इसमें लेते हैं काम में, तो ये जो है टूट जाता है किसमें, 2KCl में प्लस 3O2 में टूट जाएगा। और इसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, H4HCl+O2। इसमें देखिए जब उत्प्रेरक के रूप में हम CuCl2 ले लेते हैं, तब ये देखिए जल्दी मतलब बहुत आसानी के साथ टूट जाता है किसमें, 2H2O+2Cl2 में। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं उत्प्रेरक के प्रकार, टाइप ऑफ कैटालिसिस। तो देखिए क्या है, उत्प्रेरक के प्रकार, टाइप ऑफ कैटालिसिस। उत्प्रेरक के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। देखिए उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्प्रेरक तथा अभिकारक की भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा है क्रिया विधि के आधार पर। जो उत्प्रेरक होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्प्रेरक और अभिकारक की भौतिक अवस्था के आधार पर लिया जाता है, और दूसरा जो लिया जाता है वो क्रिया विधि के आधार पर। तो हम जो देखते हैं, तो पहले हम देखेंगे उत्प्रेरक तथा अभिकारक की भौतिक अवस्था के आधार पे। तो देखिए उत्प्रेरक तथा अभिकारक की भौतिक अवस्था के आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी और एक बीसमांगी। और बीसमांगी वाला ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था इस वर्ष। तो देखिए समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक व अभिकारक समान प्रवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण कहलाता है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरण का जो अवस्था है वह समान हो तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे देखिए आपके उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, सीसा कक्ष विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। या तो उदाहरण है ठीक है, लेकिन कई बार ये आपसे अलग से पूछ लिएगा, 1 नंबर में अलग से 1 नंबर में पूछ लेता है, बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है कि इस अपक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक है। तो देखिए उसका उदाहरण क्या है, शीश कक्ष विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। इसमें देखिए एक कौन है, यह अभिकारक है। अभिकारक हम इसको कहते हैं, उत्प्रेरण इसको कहते हैं, और इसे उत्पाद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2SO2 है, फिर +O2, और क्या है NO
उत्प्रेरण है और जो प्राप्त उत्पाद है 2SO3 है, यही बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अभिकारक गैस की अवस्था में, अभिकारक गैस की अवस्था में और यह भी गैस की अवस्था में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभिकारक और उत्प्रेरण इनकी अवस्था समान है, तो इसलिए यह समांगी उत्प्रेरण है। समांगी उत्प्रेरण के लिए हमने क्या बताया कि अभिकारक और उत्प्रेरक की जो मतलब अवस्था होती है वह समान होती है। और इधर देखिए मेथिल एसीटेट के जल अपघटन की अपक्रिया। तो मेथिल एसीटेट की जल अपघटन की अपक्रिया हम देखते हैं क्या होता है। CH3COOH इक्वस प्लस H2O लिक्विड अवस्था है, मतलब HCl और इसके बाद देखिए CH3COOH फिर प्लस CH3OH। तो यहाँ पे देखिए HCl का और इसका CH3COH का, इस दोनों का देखिए अवस्था समान है, ठीक इसके तरह। अब देखिए हम चलते हैं बी समांगी उत्प्रेरण। तो कहीं न कहीं आप समझ गए होंगे कि समांगी उत्प्रेरण का ऐसा होता है जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्था समान होती है, तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इसका मतलब जो अगला होगा बी समांगी वाला, उसमें इन दोनों की अवस्था समान नहीं होगी। तो देखिए बी समांगी उत्प्रेरक क्या है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो देखिए क्या होता है बी समांगी, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न प्रवस्था मतलब अलग अलग अवस्था में होते हैं, तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को बी समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो बी समांगी उत्प्रेरक क्या हुआ, जिसमें अभिकारक कौन होता है, ए दोनों, उत्प्रेरक कौन होता है, ए। तो इनकी अवस्था यदि अलग अलग हो तो उसे बी समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, भिन्न भिन्न प्रवस्था। तो यदि आपको सरल शब्दों में लिखना हो तो लिख दीजिएगा उत्प्रेरक व अभिकारक की अलग अलग अवस्था में होते हैं। अब देखिए क्या है, तो ये तो समझ गए ना बी समांगी उत्प्रेरक क्या है। अब उदाहरण देखिए क्या है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल बनना। तो देख लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जब मिलते हैं तभी तो जल का निर्माण होता है। तो देखिए क्या है, हाइड्रोजन क्या है, गैस अवस्था में, ऑक्सीजन कैसा है, गैस अवस्था में। और यहाँ पे देखिए जो आपका उत्प्रेरण है यानी प्लेटिनम, यह देखिए ठोस अवस्था में, यानी कि अभिकारक आपका है गैस अवस्था में, उत्प्रेरक आपका है ठोस अवस्था में, जो प्राप्त हुआ वह लिक्विड में। तो देखिए सभी के अलग अलग फॉर्म है, तो क्या हुआ बी समांगी उत्प्रेरक। और देखिए हैबर विधि से अमोनिया का संश्लेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये कई बार पूछा गया है। तो देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन प्लस 3H2 ये दोनों गैस अवस्था में रहेंगे और जो यहाँ पे Fe लिया जाएगा वह होता है ठोस अवस्था में और 2NH3 बनता है। तो यहाँ पे देखिए ठोस अवस्था में ये दोनों गैस अवस्था में है। अब आगे देखते हैं हम H2SO के निर्माण की संपर्क विधि। H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि में देखिए यही होता है ना, 2SO2 गैस अवस्था में रहता है, फिर ऑक्सीजन रहता है और फिर प्लस क्या रहता है उत्प्रेरक के रूप में V2O5। तो यहाँ पे देखिए टोटल क्या बनता है, 2SO3 गैस अवस्था में रहता है। तो बी समांगी उत्प्रेरण में प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं। तो बी समांगी उत्प्रेरण, इसका कहने का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं। जो बी समांगी उत्प्रेरक होता है उसमें जो उत्प्रेरण होते हैं, यानी कि उत्प्रेरण कौन होता है, यही तो ना, ये प्रायः बी समांगी उत्प्रेरण में प्रायः, एक मिनट रुकिए, बी समांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं। आप इसे मत देखिए क्योंकि हमें लग रहा है यहाँ पर आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। बस केवल आप एक चीज़ ये जान लीजिए, जो ठोस अवस्था मतलब जो बी समांगी उत्प्रेरक होते हैं, बी समांगी उत्प्रेरक में जो हमारा उत्प्रेरण होता है यानी कि ये जो होता है यह हमेशा ठोस अवस्था में होता है। देखिए इसमें भी ठोस अवस्था में, इसमें भी ठोस अवस्था में, इसमें भी, यानी कि जो बी समांगी उत्प्रेरण में हमारा उत्प्रेरक होता है यानी कि उत्प्रेरण होता है वह ठोस अवस्था में होता है। देख सकते हैं ठोस अवस्था, जबकि ये देखिए गैस है, किसमें भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर ठोस अवस्था में ही होते हैं। ये तो था एक किसके आधार पे हमने देखा था, मतलब उत्प्रेरक का प्रकार, ये हमने देखा था मतलब किस पे, कि उत्प्रेरक तथा विकारक के प्रकार के। अब क्रिया विधि के आधार पे देखते हैं हम। तो क्रिया विधि के आधार पे देखिए क्या होता है। तो दूसरा देखिए क्रिया विधि के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। तो देखिए क्या है, पहला देखिए धनात्मक उत्प्रेरण। तो धनात्मक उत्प्रेरण एक ऐसा उत्प्रेरण होता है जो अपक्रिया की वेग को बढ़ा देता है। तो देखिए क्या है, किसी पदार्थ की उपस्थिति में यदि रासायनिक अपक्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी कि रासायनिक अपक्रिया के वेग की दर बढ़ जाती है, तो धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं।
और जो पदार्थ अपक्रिया की दर बढ़ाता है उसे वह धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। यानी कि किसी पदार्थ यानी कोई ऐसा पदार्थ हो जो अपक्रिया की वेग को बढ़ा देता है तो उसे धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, और जो पदार्थ अपक्रिया की दर को बढ़ाता है वह धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है। यानी कि जिस पदार्थ की उपस्थिति में बढ़ा वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगा, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाएगा, उत्प्रेरण। और जो विशेष रूप से बढ़ाता है उसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरक, उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। जैसे देखिए 2KClO3 MnO2 की उपस्थिति में अपक्रिया की दर बढ़ जाती है, अपक्रिया के वेग की दर बढ़ जाती है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या हुई, धनात्मक उत्प्रेरण। लेकिन यह जो बढ़ा इसे क्या कहेंगे, इसे धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। अब देखिए H2O2 प्लेटिनम, तो ये देखिए तोड़ दिया जल में और ऑक्सीजन में, तो ये क्या हुआ, उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। और क्या है, नेगेटिव। तो चलिए अब देखते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो क्रिया विधि के आधार पे होता है उत्प्रेरण, यह 4 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, और आगे अभी जैसे जैसे आएंगे उन सभी को हम देखते हैं। लेकिन क्रिया विधि के आधार पे टोटल कितने होते हैं, 4 प्रकार के। तो हम धनात्मक उत्प्रेरण देख लिए, अब देखते हैं हम ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि किसी पदार्थ की उपस्थिति में यदि रासायनिक अभिक्रिया की दर मंद हो जाती है तो इसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ पे आप तो लिख दीजिएगा, किसी पदार्थ की उपस्थिति में यदि रासायनिक अभिक्रिया की दर मंद हो जाती है तो इसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, तथा जो पदार्थ अभिक्रिया की दर को मंद कर देता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो देख ही लीजिए, देखिए जैसे कोई अपक्रिया है, उस अपक्रिया में कोई एक पदार्थ है जो उसको मतलब डाल दिए, इसके बाद वह अपक्रिया की दर जो है धीमी हो गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण। लेकिन जो पदार्थ अपक्रिया की दर को मंद करता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए यह अपक्रिया है, इस अपक्रिया में एथेनॉल ने मतलब अपक्रिया की दर को मंद कर दिया, तो पूरी अपक्रिया को क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरण। लेकिन यह जो मंद किया इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। तो यही चीज़ तो मैं कहा हूँ कि किसी पदार्थ की उपस्थिति में यदि रासायनिक अपक्रिया की दर मंद हो जाए, यानी कि रासायनिक अपक्रिया की दर धीमी हो जाती है, तो इसे ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। और तथा जो पदार्थ अपक्रिया की दर को मंद कर देता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। यही देख लीजिए उसका उदाहरण, जैसे 4CHCl3 प्लस 3O2 एथेनॉल जो है इस रूप में इसे तोड़ देता है। जो यहाँ पे एथेनॉल है यह ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य, पूरी अपक्रिया है ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो देखिए जो तीसरा प्रकार है उसका क्या नाम है, स्व उत्प्रेरण, जिसे हम ऑटो कैटालिसिस भी कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में कोई उत्पाद उस रासायनिक अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं, तथा इस प्रक्रम को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। इसका नाम पहले आप देखिए क्यों पड़ा, स्व उत्प्रेरण। इसका मतलब यह है जो अभिक्रिया से उत्पाद बनता है, और जो उत्पाद बनता है वही उत्पाद यदि उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करे तो इसी अभिक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें बना उत्पाद ही उस अपक्रिया के लिए उत्प्रेरण का क्या कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरण हम कहते हैं। तो देखिए क्या है, एक बार फिर से मैं बता दूँ, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में कोई उत्पाद उस रासायनिक अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं, तथा इस प्रक्रम को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। तो अब देखिए इसका हम उदाहरण देखते हैं, क्या होता है, COOH, फिर देखिए COOH, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं COOH, इसके बाद यहाँ ओल्ट वाइज, लेकिन हम इस तरीके से लिख दिए। इसके बाद देखिए फिर प्लस 2KMnO4, फिर प्लस 3H2SO4। इसके बाद जब आप देखिए इधर संतुलित करेंगे तो हो जाएगा, और कैसे हो जाएगा मैं आपको यह भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 2 पोटेशियम है ना, तो देखिए क्या हो गया, 2K2SO4, यानी कि 3SO4 है यहाँ पे, तो 2SO4 इसके साथ आ गया, और यहाँ पे 2 था, 2SO4। यहाँ पे देखिए 2 MN है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2MnO4। SO4 जो है, H2SO4 जो है
3 है, लेकिन यस जो हाइड्रोजन है ये 6 है। तो पहले आप देखिए यहाँ पे 2 पोटेशियम है, तो K2SO4 हो गया। तो इसका मतलब SO4 एक चला गया, अभी भी 2 SO4 बचा है, क्योंकि यहाँ 3 SO4 है। इसके बाद देखिए क्या है, 2Mn है ना, तो 2Mn SO4। अब देखिए SO4 पूरा खत्म हो गया, क्योंकि SO4 3 था, एक SO4 इसके साथ हो गया, 2 SO4 इसके साथ। अब देखिए जो ऑक्सीजन बचा वो सब आप संतुलित करेंगे तो हो जाएगा बहुत आसानी के साथ, कोई कठिन बात नहीं है। आप ऐसे याद भी कर सकते हैं, 2KMnO4, तो K2SO4 हो जाएगा 2, और 2Mn SO4, इसके बाद केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करना रहेगा। तो समझ गए ना, इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बना वही इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। अब देखिए प्रेरित उत्प्रेरक, ठीक है। जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया, एक मिनट रुक जाइए भैया। तो देखिए ये गलत लिख दिए थे, जैसे वो हम जब आपका नोट्स बना रहे थे ना, जो गलत उसी चीज़ को देखिए एक दो बार रिवाइज मतलब रिपीट कर दिए थे। तो देखिए क्या है, जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है तो इसे प्रेरित उत्प्रेरणक कहते हैं। यानी जब एक रासायनिक अभिक्रिया ही किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है तो उसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। इसके देखिए उदाहरण यहाँ पे निम्न है, आप देख लीजिएगा। इसे देखने क्या है, इसमें देखिए कुछ नहीं हुआ, इसमें देखिए कोई अभिक्रिया नहीं। तो जो क्रिया विधि के आधार पर पे मतलब उत्प्रेरण के प्रकार थे वो टोटल 4 प्रकार थे, एक धनात्मक, ऋणात्मक, और इसके बाद ये स्वप्रेरण, इसके बाद प्रेरित, तो चारों हो गए। अब देखिए उत्प्रेरण के हम लक्षण देखते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो देखिए इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। उत्प्रेरक जो होता है भार तथा रासायनिक संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। जैसे हमने ऊष्मा पढ़ा है, ऊष्मा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से उत्प्रेरक में भी यह नियम लागू होता है कि उत्प्रेरक जो होता है भार तथा रासायनिक संगठन की दृष्टि से, यानी कि यदि हम उसको वेट की दृष्टि से देखें और उसके रासायनिक संगठन मतलब क्या है कि जैसे हमने आपको बताया नहीं था कि यहाँ पे क्या है 2KClO3, तो ये क्या हो जाएगा, हमने बताया था ना 2KCl हो गया, 2KCl हो गया, फिर प्लस 3O2 हो गया। मतलब देखिए वेट की दृष्टि से जिसे मान लीजिए 10 ग्राम था, ठीक है, तो ये 10 ग्राम ही इधर भी रहेगा, ठीक है। और इसका देखिए रासायनिक संगठन का मतलब ये है, जैसे देखिए 2 पोटेशियम है ना, तो इधर भी 2 ही पोटेशियम रहेगा, 6 ऑक्सीजन है ना, 3 इधर 2 इधर, 3 दूनी 6, तो 6 ही ऑक्सीजन रहेगा। रासायनिक संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित मतलब जितना पहले था उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्या है, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अधिकांश अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। जिसे देखिए एक चीज़ जैसे होता नहीं कि अभी मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो उसकी थोड़ी सी मात्रा हो उसको पूरा ख़त्म कर दे, ठीक वही प्रकार उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा यानी कि उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा ही पूरी अभिक्रिया को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होती है। अब देखिए क्या है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, लेकिन जो उत्प्रेरक होता है यह अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे ये सब देखिए, ठीक है, जैसे देखिए H2+O2 कक्षता पर कोई अभिक्रिया नहीं होता जबकि इसके पास उत्प्रेरक है, ठीक है। उत्प्रेरक साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। उत्प्रेरक क्रिया के उत्पाद को प्रकृति को प्रभावित नहीं करता। क्या कह रहा है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की उत्पाद की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता। तो ये सभी थे आपके लक्षण। अब देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो इधर है, देखिए क्या है, उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है, कैटालिटिक प्रोमोटर्स, ठीक है, यानी कि वर्धक मतलब क्या होता है। यदि आप वर्धक का मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो ठीक है, इसका मतलब समझिए, प्रोमोटर्स, ठीक है। तो वर्धक का जो मतलब होता है वह कह दीजिए मतलब प्रमोट करना मतलब इसे समझ सकते हैं, प्रमोट करना मतलब ये होता है नहीं आगे बढ़ाना। तो क्या होता है, वर्धक का मतलब आगे बढ़ाना। वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते किंतु इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियता में वृद्धि कर देती है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। इन्हें
सामान्यतः विसमांगी उत्प्रेरक में प्रयोग किया जाता है। यानी जो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं यह स्वयं तो उत्प्रेरक नहीं होते हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया की सक्रियता में वृद्धि हो जाती है, इसीलिए इन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। वर्धक मतलब हमने आपको बता दिया ना कि मतलब बढ़ाना होता है, तो वर्धक मतलब प्रमोटर, प्रमोट इसी समय प्रमोट। तो वर्धक मतलब आप समझ गए ना कि अब, और इनका उपयोग जानते हैं किस में होता है, विसमांगी उत्प्रेरक में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास देख लीजिए N2+3H2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया बनता है। अब देखिए उत्प्रेरक विष मतलब क्या होता है, पॉइजन, आप समझ रहे हैं। तो वे पदार्थ जो अपक्रिया की सक्रियता को कम कर देता है या नष्ट कर देता है उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं, और वो उसका उदाहरण आपके पास यहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक विष बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा नहीं जाता 2 नंबर में कि पेप्टीकरण क्या है, ठीक, अपोहन क्या है, स्कंधन क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है, इन सब को देख रहे हैं। यदि आप भी मतलब अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें यार कमेंट कर देना मात्र, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। और देख चीज़, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एक बार नहीं कहा हूँ, शुरू से लेकर अभी तक, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और एक चीज़ आपको और बता दें कि कमेंट तो ज़रूर भाई करना, मत करना लाइक, ये भी कर रहे हैं अगर ना, लेकिन यार कमेंट तो एक कर ही देना, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।